हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन महाजन को ई और जेईएस के लिए हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है। अब देखिए, हमने काफ़ी बार ये बार देखा कि हमने इसके पहले भी एक टॉपिक वाइज सेशन की सीरीज जो है हमने आपके लिए लाई थी। ठीक है, उसमें क्या होता है पर्टिकुलरली हम लोग एक ही टॉपिक को मान लिया, अगर हम लोग मशीन्स को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद में पावर सिस्टम को पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं। लेकिन होता क्या है उसके बाद में, ठीक है, हम लोग उस टाइम के लिए वो सारे टॉपिक्स को याद कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से समझ भी जाता है। लेकिन हम लोग जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तब हमें जहाँ पे हमें मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस दिखते हैं, तब हमें वो रिकॉल करने के लिए दिक्कत जाती है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बातों को एनालाइज करते हुए हमने इस मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन सेट की सीरीज की शुरुआत की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है आपको मैं बताने वाला हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन है। अभी अभी आपको पता है रिसेंटली गाइस महाट्रांसको का एग्जामिनेशन हो चुका है। ठीक है, उसमें हमने पेपर में जो क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल ऑफ, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं बेसिक टू मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, बेसिक इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो अप्रोच था गाइस, ठीक है, वो काफ़ी सिंपल था। लेकिन जहाँ पे जितने ज़्यादा सिंपल, ये बात आपको माननी पड़ेगी, जितने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं उतना ही ज़्यादा वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ने नियर टू क्लोज आंसर्स मार्क करके है, लेकिन काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में जो गलत आंसर मार्क करके है 2 ऑप्शन में, क्योंकि हमारे पास जो है 5 ऑप्शंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते। ठीक है, इन्हीं सारे बातों को, इन्हीं सारे हर्डल्स को आपको ध्यान में रखते हुए हमने इस महाजन को असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट सेट ऑफ सीरीज की शुरुआत की। आजकल जो है अभी अभी हमने जिस तरीके से ट्रांसको का एग्जामिनेशन रिव्यू किया है, ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा कि उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे 50 वो रिव्यू कराए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। उस 50 क्वेश्चन के जो मिनिमम जो 15 क्वेश्चन थे, जो हमारे पास एक डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन हमें पूछने मिले थे, जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट नहीं सॉल्व करके हैं, वो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि जो काफ़ी सारे जो बेसिक क्वेश्चन थे जगह वो हमारे महाजनको के कोर्स और रिसेंट जो हमारे रेगुलर सेशन से उसी में से पूछे गए थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चन है अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो कंटिन्यूसली तो। ठीक है, अब आज के सेशन में से मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाजन को एजे के लिए आपको नॉन टेक्निकल के भी उतना ही इक्वली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने नॉन टेक्निकल को टेकन फॉर ग्रांटेड कंसिडर करके ही उन्होंने प्रिपरेशन की थी। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके पास टाइम काफ़ी कम रहता है और आप काफ़ी सारा जो वक्त है आप आपके टेक्निकल के सेक्शन में ही ज़ाया कर देते हो। तो ये बात आपके नहीं करनी है, सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपको देखने होंगे, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको 2023 में अर्ली सिलेक्शन चाहिए, अर्ली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 1 या 2 दिनों में इसके 2 महीनों में इसके एग्जामिनेशन हो जाएगी, और अगर आप चाहते हो कि अभी अभी रिसेंटली 2023 शुरू होते पर अभी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा गाइस आज से ही। ठीक है, इसलिए हम लोग आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस प्रोवाइड कराते हैं वो आपको अच्छी तरीके से वॉच कराने होंगे। ओके, अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। जो भी रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो आपको मैं टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो आपको एक बार नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ गाइस। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाल है, आपके जितने भी अपकमिंग प्रीवियस टारगेट्स है 2022 में वो जल्दी से जल्दी पूरे हो, आपकी जो भी डिजायर्ड आपके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए वो भी आपकी क्लियर हो जाए, ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं गाइस। ओके, सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि हम यहाँ पे 5 ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो 5 ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं और उसी के साथ हमें प्रिपेयर करना होगा। ओके, अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग बेसिक टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला है। ऐसा नहीं कि हमारा फर्स्ट सेशन है तो काफ़ी हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। रेगुलर सेशन है, ठीक है, रेगुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है, मिक्स्ड है, ये आपको ए के लिए और जे के लिए दोनों के लिए काम में आएगा। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है कि आपको ये सिर्फ ए के लिए काम में आएगा तो वो आपको मैं क्वेश्चन मेंशन करा दूंगा। हालांकि जे के एग्जामिनेशन के लिए प्लस ए के एग्जामिनेशन के लिए जो फंडामेंटल सिलेबस है आपका काफ़ी कॉमन रहता है। ठीक है, इसलिए हमने इस मिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिजाइन किया है अकॉर्डिंगली। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। डैश यूटिलाइज हाई प्रेशर कॉम्प्रेस्ड एयर फॉर आर्क एक्सटेंशन एंड नीड्स अ कॉम्प्रेस्ड एयर प्लांट। अब देखिएगा इसमें से हमारे पास में सर्किट ब्रेकर है मेंशन किए गए अलग अलग, 4 अलग अलग तरीके के सर्किट ब्रेकर्स मेंशन किए गए। तो ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में जो हाई प्रेशर कॉम्प्रेस्ड एयर यूटिलाइज की जाती है आर्क एक्सटेंशन के लिए, आर्क बुझाने के लिए। देखिए कोई भी कॉन्टैक्ट्स मान लो सेपरेट होते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स अगर सेपरेट होते हैं तो उसके बीच में, ठीक है, एक फाइनाइट करंट हमारा फ्लो होते रहता है। ठीक है, अगर हम लोग सडनली उसको ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट या फिर हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग अ हेवी लोड करंट हम लोग उसको सेपरेट करते हैं तो ड्यू टू दैट आयोनाइजेशन यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पार्क इतनी ज़्यादा रहती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट, तो उसको एक्सटिंक्शन करना काफ़ी ज़्यादा, उसको बुझाना काफ़ी बड़ा हमारा सबसे पहला रोल प्ले करता है। ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, बेसिक से इसकी फंडामेंटल थियरी है।
तो आर्क एक्सटेंशन के लिए हमारे पास में ऐसे कौन से सर्किट ब्रेकर में कॉम्प्रेस्ड एयर प्लांट की रिक्वायरमेंट रहती है और वो हाई प्रेशर कॉम्प्रेस्ड एयर को यूज़ करता है उस आर्क को एक्सटेंशन करने के लिए। तो यहाँ पे मेंशन करके रखा है SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या फिर एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। अभी देखिए हम लोग SF6 और वैक्यूम तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी है और एयर ब्रेक सर्किट भी है, और यहाँ पे ऑप्शन 5th में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद हम लोग काफ़ी कबार कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि एयर ब्लास्ट है या फिर एयर ब्रेक या फिर दोनों है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों भी सेम फंडामेंटल फिनोमेना यूज़ किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एक हाई प्रेशर कॉम्प्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं आर्क एक्सटेंशन के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, इसकी जो वोल्टेज लेवल है ये 132 kV के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, अलग अलग हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उसके अलग अलग वोल्टेज रेंजेस आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। होता क्या है कि एग्जामिनेशन में फंडामेंटल क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है ना, तो उसमें भी आपको ये वोल्टेज लेवल में भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जैसे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ही हम लोग 11 kV से 33 kV के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जो है 400 वोल्ट से लेकर 15 kV के बीच में यूज़ किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो अप टू 220 kV के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और SF6 सर्किट ब्रेकर जो है वो अप टू 765 किलो वोल्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था गाइस वो था हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए काफ़ी कबार जो SF6 सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये SF6 गैस जो है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, ये काफ़ी हैवी वेट रहती है, ठीक है, और इसमें के कारण जो है ये काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव भी गैस रहती है। तो इन सारे बातों को आपको अच्छी तरीके से ड्यूरिंग माई सेशन अच्छी तरीके से सुनना होगा इस, क्योंकि वही सारे आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिपेंडेंट सोर्स। देखिए आपको पता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है 2 तरीके के हमारे पास वोल्टेज और करंट सोर्सेज रहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास में डीसी जनरेटर, ट्रांजिस्टर, अल्टरनेटर, बैटरी, बोथ A एंड C। ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर। काफ़ी सारे एस्पिरेंट डिपेंडेंट सोर्सेज करके मार्क करके आ सकते हैं, गलत हो जाएगा। डिपेंडेंट सोर्सेज में आता है हमारे पास में ट्रांजिस्टर गैस, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्स ऐसे है कि जहाँ पे हमारे पास में उसका कोई भी वोल्टेज और करंट वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता है दूसरे सर्किट वेरिएबल से, ठीक है। मान लो कि दूसरी जो क्वांटिटी है उस वोल्टेज या फिर करंट उस सोर्स को कंट्रोल नहीं करते। अगर हम लोग डिपेंडेंट सोर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स रहता है, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहता है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स रहता है, या फिर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इस तरीके से आपको 4 अलग अलग तरीके के डिपेंडेंट सोर्सेज देखने को मिलते हैं। उसमें भी हमारे पास में ट्रांजिस्टर जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास में जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया या फिर हम लोग कह सकते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास में एक एम्पलीफायर भी आता है, ठीक है, ये भी हमारा एक डिपेंडेंट सोर्स होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एम्पलीफायर किस तरीके से डिपेंडेंट सोर्स हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में ट्रांजिस्टर रहता है, ठीक है, ठीक है, जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है इसमें भी जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, ये भी कंट्रोल किया जाता है बेस करंट के द्वारा, ठीक है। डिपेंडेंट क्वांटिटीज रहती है, दैट मीन्स एक करंट जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है, ठीक है, हमारा उसमें डिपेंड करता है कि उस तरीके से उसके बेस वैल्यू या फिर किस तरीके से बाइजिंग उसको किया जाए, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के, सो इसलिए ट्रांजिस्टर जो है हमारा डिपेंडेंट सोर्स इस केस में हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि इसमें से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास में इट इज यूनिपोलर कंपोनेंट एंड प्रोवाइड्स हाई थर्मल स्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूनिपोलर, देखिए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और फेट्स में क्या आता है, मॉसफेट्स भी आता है, ठीक है। जेफेट का अगर हम लोग सिंबल देखें तो कुछ इस तरीके से होता है वो, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा, इसके टर्मिनल्स जो है एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में गेट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ड्रेन और ये हो गया हमारा सोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसी के साथ आपको मॉसफेट का भी सिंबल ध्यान में रखना होगा, उसमें भी गेट, ड्रेन एंड सोर्स रहते हैं, ओके। फेट की अगर हम लोग बात किया जाए तो ये यूनिपोलर कंपोनेंट आता है गैस, ठीक है। एग्जामिनेशन में ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। होता क्या है कि आपको यूनिपोलर और बाइपोलर के आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे, ठीक है, 3-4, और विच आर द फॉलोइंग इज एन यूनिपोलर और बाइपोलर डिवाइस। इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, ओनली ए, ओनली बी, ओनली बी एंड सी। इस तरीके से आपको ऑप्शन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनकमिंग अल्टरनेटर इज टू बी सिंक्रोनाइज विद एन ऑलरेडी ऑपरेटिंग अल्टरनेटर, ठीक है। मान लो एक हमारी इनफाइनाइट बस बार है, ये हो गया हमारा अल्टरनेटर, ठीक है। तो इस नेक्स्ट ये अल्टरनेटर ए हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा बी। इसको अगर हमें
इसको सिंक्रोनाइज करना है इस बस बार के साथ में, ठीक है। वही बोला क्या गया कि इनकमिंग अल्टरनेटर इज टू बी सिंक्रोनाइज विद एन ऑलरेडी ऑपरेटिंग अल्टरनेटर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी टू बी सेटिस्फाइड। तो आपको पता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास में डार्क बल्ब मेथड, ब्राइट बल्ब मेथड होती है अलग अलग अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए। उसमें से कौन सा हमारे पास में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए ऐसा मेंशन किया, नेसेसरी नहीं है उसका, बोला गया कि इट इज़ नॉट अ नेसेसरी, ठीक है। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई ऐसा एसेंशियल नहीं, नॉट नेसेसरी टू बी सेटिस्फाइड। तो देखिए सेम फ्रीक्वेंसी ये तो होना ही चाहिए, ये हमारा सबसे मस्ट हम लोग कह सकते हैं कि नेसेसरी कंडीशन थे। सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, फेज सीक्वेंस भी हमारा सेम होना चाहिए, और यहाँ पे मेंशन किया गया है लास्ट ऑप्शन में सेम प्राइम मूवर स्पीड। ज़रूरी नहीं अगर मान लो एक अल्टरनेटर को आप, ठीक है, इसका जो प्राइम मूवर है, ठीक है, इसका जो प्राइम मूवर है इसको आप स्टीम इंजन से फीड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा अल्टरनेट है, ठीक है, दूसरा अल्टरनेट मान लो आप हाइड्रो का, जिससे स्पीड स्लो है, तो वो डिपेंड कर सकती है इसकी स्पीड जो है प्राइम मूवर की वो वेरी कर सकती है। लेकिन इसके साथ जो है इसके सिंक्रोनाइजेशन में कोई भी नेसेसरी कंडीशन ऐसे हम लोग मैंडेट नहीं करते, ठीक है, क्यों मैंडेटरी नहीं रहती कि इसकी प्राइम मूवर की स्पीड सेम ही होनी चाहिए। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ए एन सी भी मार्क करके आ सकते हैं, ऐसे आप कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन को आपको ध्यान से रखना होगा, ठीक है, बच कर रहना होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तो कोएफिशिएंट ऑफ अ कपलिंग इज अ फैक्टर यूज्ड व्हेन अ टू कॉइल्स। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रहता है एक फैक्टर है जो यूज़ किया जाता है जब दो कॉइल्स कनेक्टेड किए जाते हैं वायर के साथ में, पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं, या फिर म्यूचुअली कपल किए जाते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, या फिर ऑफ अ सेम वैल्यू कनेक्टेड विद अ वायर, ठीक है। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है एक फैक्टर यूज़ किया जाता है जब हमारे दो कॉइल्स म्यूचुअली कपल्ड रहते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स में, ठीक है। ये हो गया हमारा एक फर्स्ट कॉइल और ये हो गया हमारा सेकंड कॉइल। अब देखिए इसके जो डॉट नोटेशंस के भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के, देखिए सीरीज एडिटिव है या फिर आपकी सीरीज सब्सट्रैक्टिव है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। इसका जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रहता है, ठीक है, जिसका वैल्यू रहता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के, वो क्या रहता है हमारा दो मैग्नेटिक इसके बीच में, ठीक है, ये हो गया हमारा एम, ठीक है, ये एम, ये क्या हो गया, दो जो हमारे पास में कॉइल्स है ये म्यूचुअली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। तो ये जो फैक्टर रहता है के, इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये रहता है हमारा m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। वंस अगेन आई विल राइट इट डाउन, L1 इंटू L2, ठीक है। अब देखिए इसके भी एग्जामिनेशन में वैल्यूज आपको पूछ जाते हैं। अगर मान लो के का जो वैल्यू है ये लेस देन 0.5 होता है तो ये होता है हमारे पास में लूजली कपल्ड, लूजली कपल्ड, ठीक है। अगर इसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0.5 रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं टाइटली कपल्ड, ठीक है। इसका जो वैल्यू अगर k इक्वल्स टू 1 रहता है तो हम लोग उसको कहते हैं मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड, ठीक है। ये आपको वैल्यू ध्यान में रखने का एग्जामिनेशन में बन सकता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, लीकेज फैक्टर इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बेसिक से बेसिक मॉडरेट टू लेवल ऑफ क्वेश्चंस या फिर हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस को एक मिक्स्ड सेट ऑफ सीरीज में आपको प्रोवाइड करूँ सो दैट आपकी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को भी हमें डेफिनेटली गो थ्रू करना रहता है। लीकेज फैक्टर जो है मैग्नेटिक सर्किट में उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स। इसका जो हमारा डिनोशन किया जाता है इसको हम लोग लैम्डा से डिफाइन करते हैं, ओके, विच इज इक्वल्स टू, ये एक रेशियो रहता है जो टोटल फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, टू द यूजफुल फ्लक्स, ठीक है, जो सेटअप होता है एयर गैप ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लीकेज कोएफिशिएंट या फिर लीकेज फैक्टर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखना होगा, वन बाय वन अच्छी तरीके से देखना होगा क्योंकि इसका प्रूवन एग्जांपल रह चुका है हमारा महाट्रांसको की रिसेंट एग्जामिनेशन। फंडामेंटल लेवल ऑफ क्वेश्चंस में भी हमें काफ़ी सारे जो है एस्पिरेंट में गलतियाँ करके आगे सिली मिस्टेक जो होती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट सिंपली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपेंडेंट थे, इसलिए मैं मेंशन कर रहा था गाइस एक ही टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए आपको मल्टीपल टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी करनी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 वाट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 वाट मतलब क्या होता है, 1 वाट मतलब होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 वाट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं 1 जूल को, ये 1 जूल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, 1 न्यूटन मीटर
पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर है सिर्फ, ठीक है। इसीलिए हमारा 1 वाट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। लार्ज पावर ट्रांसफार्मर की अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हम लोग कौन सा इसमें से कोर यूज़ करते हैं? इसमें हम लोग कोल्ड रोल्ड ग्रेन या ओरिएंटेड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ये इसका इस्तेमाल करने का हमारा कारण क्या है कि इसके जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा रहता है, परमेबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस है गैस वो भी हमारा लेस रहता है, लो रहता है, ओके। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक एग्जामिनेशन में, ट्रांसफर के एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक करंट का इक्वेशन आपको पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा का आपको 628 समथिंग आपको वैल्यू बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया था। कितना सिंपल है गाइस, ठीक है। ओमेगा को क्या होता है 2πf, ठीक है, 2πft, ओके। या फिर हम लोग इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ, ठीक है, 2πft, ठीक है। इसको कंपेयर करना था, सीधा सीधा 2 से डिवाइड होके, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 होता है, ठीक है। इसको अगर आपने हाफ कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाता है 314, सिंपली डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से वैल्यू सेट किए जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे पास में, एक एसी सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास में प्योर इंडक्टर है, ठीक है। जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है वो 110 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है, वो कितना है 110 वोल्ट, 50 हर्ट्ज का सप्लाई है, ठीक है। जिसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे वो कितना रहेगी, ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, फ्रीक्वेंसी, करंट, ये सारे वैल्यूज बताई गई, करंट कितना फ्लो रहा है वो भी हमारे पास बताया। अब देखिए प्योर इंडक्टेंस होने के कारण इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग सिंपली जो एक्सेल है, ठीक है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको निकाल सकते हैं, V डिवाइडेड बाय I, ठीक है। अब देखिए इसको अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे हम लोग, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए रेजिस्टेंस होने के कारण, रेजिस्टेंस ना होने के कारण हम लोग एक्सेल, दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज कितना है हमारे पास में 110 वोल्ट डिवाइड बाय करंट है हमारे पास में 10 एम्पियर्स। काफ़ी कबार एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी सिंपल से रहता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारा 11 एम्पियर, ठीक है। ये ओम्स, ठीक है, ओम्स का हो जाएगा, ठीक है, नॉट एम्पियर, ठीक है। 11 ओम्स इसका हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा। अब हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को किस तरीके से लिखते हैं, 2πfl, ठीक है। तो 2πfl विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 ओम्स, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 डिवाइड बाय, ठीक है, 2π इंटू 50। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में 50 हर्ट्ज है, सिंपल है। एंड इंडक्टेंस का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 35 मिली हेनरी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस आपको इसी तरीके से देखने को मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिक्स रह सकते हैं, लेकिन आपको मिली हेनरी, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट कैलकुलेशन को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी जाके आप एक्यूरेट मार्क कर पाओगे। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारे पास में ऑप्शन डी में भी 35 मिली हेनरी है, ठीक है, 3 मिली हेनरी भी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। ये सिली मिस्टेक्स ही होते हैं, मैं मेंशन करा दे रहा हूँ, आप इन बातों को समझिएगा। जिस तरीके से हमने मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल लोगों के साथ हमने बात करके इन बातों को जाना है कि जिस तरीके से ट्रांसको के एग्जामिनेशन में उन्होंने गलतियां की वही आपको दोहरानी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, डीसी एम्पियर आवर मीटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। काफ़ी कबार जो फंडामेंटल क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो डीसी एम्पियर आवर मीटर जो है वो हमारे केमिकल इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे, हीटिंग या फिर थर्मल और केमिकल इफेक्ट पे कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है जनरली उसका जो प्रिंसिपल है यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ वोल्ट मीटर्स में ही काम में आता है, ठीक है। अगर आपको मीटर जैसा ऑप्शन दिखाई दिया तो आपका यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको कुछ मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूँ गाइस। अभी हमने रिसेंटली इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड का कोर्स जो है हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करा दिया। इसमें 35 सेशंस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में 15 जो है टॉपिक वाइज सेशंस है अकाउंट्स के, उसी के साथ 10 मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन हमने मिक्सड सेट ऑफ सेट्स डाल के रखे, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि 250 से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन कॉन्ट्स के प्रिपेयर हो जाएंगे। और इन्हीं सारे टॉपिक्स हमें महा ट्रांसको के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ साथ आपके इंग्लिश के सेशन भी उसके अंदर अपलोड हो जाएगा, 10 सेट ऑफ इंग्लिश सेशन। ये हमारे
हमारा नया कोर्स है गाइस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 299 रुपीज़ में, एक कंप्लीट साल के लिए। आपको इस साल के सारे एग्जामिनेशन इसको क्लियर करने के लिए डेफिनेटली मदद मिलेंगे। ओके, इसमें आप कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए ये आप देख सकते हो। सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IB इन सारे टॉपिक्स को पूछता है। ठीक है, ये सारे इसके टाइमिंग्स है रिकॉर्डेड कोर्सेज के, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्स का कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा होगा तो उसके आपके लिए भी मैंने एक स्पेशल कूपन कोड लगा के रखा है, जिनको 60, जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा तो वो सिर्फ ये 199 रुपीज़ में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने नए फ्रेशर्स है तो ये कंप्लीट जो कोर्स है आप 299 रुपीज़ में ले सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको टेक्निकल का कोर्स ज्वाइन करना होगा महाजिनको का, तो आप जो है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 16 सेशंस है, इंपॉर्टेंट सेशंस है, लिस्ट ऑफ सेशन, और इन्हीं सारे टॉपिक से आपको जो है मिनिमम जो टॉपिक नंबर 8, 9, 10 जो है, ठीक है, इससे आपको महाट्रांसको के एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे एज इट इज। ठीक है, आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए भी काम में आएगा ये भी कोर्स। आप जेनको 40 कूपन कोड इसको लगा के 299 रुपीज़ में कंप्लीट साल भर के लिए देख सकते हो। इसके अंदर हम लोग 100+ क्वेश्चन का सेट भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इसका पार्ट ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही साथ उसके अंदर हम लोग IE रूल्स का भी सेशन एडअप करेंगे, प्लस एक जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस। ठीक है, तो ये सारे 16+ सेशंस, ठीक है, दैट मींस अराउंड हम लोग कह सकते हैं 20 सेशन जो है इसके अंदर हमारे एडअप हो जाएंगे। ये 16 सेशंस आप उसको जाके देख सकते हो। साथ साथ आप हमारा जो है 100+ क्वेश्चन का सेशन है वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल का आप टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और कोचिफाई का आप नॉन टेक्निकल के प्रिपरेशन के लिए आप इस एप्लीकेशन को दोनों भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल कोर्सेस है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखा गया अ चॉपर इन विच करंट रिमेन्स पॉजिटिव बट वोल्टेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसा चॉपर जो है, ठीक है, अब देखिए मुझे चॉपर क्या करता है, बेसिकली DC टू AC करता है, फिर AC टू DC करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक छोटा सा टास्क है आपके लिए। एक ऐसा चॉपर जहाँ पे करंट जो है पॉजिटिव भी रह सकता है, ठीक है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइप D टाइप ऑफ चॉपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइप A चॉपर ये कुछ उसका जो ऑपरेटिंग रीजन है ये हमारा फर्स्ट रीजन रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसमें जो वोल्टेज और करंट रहता है बहुत पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, टाइप B चॉपर की अगर हम लोग बात किया जाए तो टाइप B चॉपर कुछ इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है। ओके, देखिए टाइप C चॉपर की अगर हम लोग बात किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू क्वाड्रेंट टाइप, टू क्वाड्रेंट ठीक है, टाइप A चॉपर, टू क्वाड्रेंट टाइप A चॉपर भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, जिसका जो ऑपरेटिंग रीजन कुछ इस तरीके से रहता है हमारा। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा गाइस। ओके, देन हमारा टाइप D चॉपर जो रहता है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप यहाँ पे कंफ्यूजन ना होगा, आपको नहीं होगा। ठीक है, ये टाइप D चॉपर जो है, ठीक है, ये है हमारा टू क्वाड्रेंट टाइप B चॉपर रहता है। ठीक है, टू क्वाड्रेंट टाइप B चॉपर भी हम लोग उसको कहते हैं, या फिर हम लोग टाइप D भी, राइट। इसका जो ऑपरेटिंग रीजन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, ये सारे स्क्वायर रहते गए, हमने नॉर्मली इसको मेंशन कर दिया, ध्यान में रखिए कुछ इस तरीके से रहता है, दोनों भी इक्वल रीजन रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप D चॉपर। ओके, अगर हम लोग टाइप E चॉपर की बात किया जाए, इसको हम लोग कहते हैं 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशनल चॉपर। ये ऐसा एक सिंबल है, एक सिंगल ऐसा चॉपर है जो चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। इसका कुछ ऑपरेटिंग रीजन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे करंट वोल्टेजेस दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जहाँ पे ऐसा कौन सा चॉपर है जहाँ पे करंट जो है पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। और एक बात हम लोग डिस्कस करना भूल गए, यहाँ पे जो वाई एक्सिस रहता है हमारा, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज रहता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस जो रहता है हमारा करंट रहता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आई मेंशन कर रहे थे। अब देखिए जहाँ पे करंट हमारा पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो ये हो गया हमारा टाइप D। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन जो करंट है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट है ये तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, आए, ठीक है, लेकिन हमारा पॉजिटिव भी रह सकता है वोल्टेज, या फिर नेगेटिव भी रह सकता है वोल्टेज हमारा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ये टाइप D चॉपर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ AC साइन वोल्टेज इज 0.636 वोल्ट देन व्हाट विल बी द पीक वैल्यू। ठीक है, अगर एवरेज वैल्यू जो है AC साइन वोल्टेज की वो 0.636 वोल्ट है तो हमारा पीक वैल्यू क्या होगा। देखिएगा इस काफ़ी सिंपल है, V एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, मैं जानबूझ के आपको इस तरीके के क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ सो दैट इसमें जो है कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, वो होता है V एवरेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ VM बाय पाई।
राइट। अब देखिए यहाँ पे जो बोला क्या गया, एवरेज वैल्यू ऑफ AC साइन वोल्टेज है 0.636 वोल्ट है, ठीक है, 0.636 विच विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM बाय पाई। अब देखिए ध्यान में रखिएगा इस 2 बाय पाई का ही वैल्यू होता है 0.636, ठीक है। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे का और VM का वैल्यू आएगा 1। सिंपल है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। काफ़ी कबार ये आपको फॉर्मूलाज भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें 50 टर्न्स है और करंट हो रहा है हमारा 1 एम्पियर का फ्लो उसमें से। लेंथ जो है उसकी मैग्नेटिक सर्किट हुआ है 200 mm की, और उसमें से बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं गाइस, एच इस लेटर से डिफाइन करते हैं, वो होता है हमारा एम्पियर टर्न्स पर मीटर। यूनिट भी ध्यान में रख लीजिएगा, ओके। अब देखिएगा एच का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारे पास में NI/L, ठीक है। एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 50, करंट कितना है हमारे पास में 1 एम्पियर का, ठीक है, और मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ जो है 200 mm है। mm को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास में 0.2, ठीक है, 0.2। इसका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारे पास में 250 एम्पियर टर्न पर मीटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इन अ 2 वाटमीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट इफ द फेज सीक्वेंस ऑफ द सप्लाई इज रिवर्स, ठीक है। अब देखिएगा 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा आता है आपको। हालांकि ट्रांसको में नहीं पूछा गया, लेकिन जेनिको में डेफिनेटली पूछा जाएगा, चाहे वो ए हो चाहे वो जे के एग्जामिनेशन हो, ठीक है। अगर जो हमारा फेज सीक्वेंस है सप्लाई का वो रिवर्स कर दिया गया, ठीक है, तो जो हमारे रीडिंग है वाटमीटर की वो भी इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। If the phase sequence of the supply is reversed, then the reading of wattmeter will also be interchange। आपको ये 4 कंडीशन बाय हार्ट पता होनी चाहिए कि अगर हमारे 2 वाटमीटर इक्वल रीडिंग मेंशन करा रहे तो आपका पावर फैक्टर कितना होता है। एक वाटमीटर का जो वैल्यू है डबल है दूसरे से, ठीक है, तो उसका पावर फैक्टर एंगल कितना होना चाहिए। एक रीड कर रहा है नेगेटिव और एक रीड कर रहा है पॉजिटिव, तो उसका पावर फैक्टर एंगल होता है 90 डिग्री, और जो पावर फैक्टर होता है वो 0 का, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, ओके। सो बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, विच 2 वैल्यूज आर प्लॉटेड ऑन अ BH कर्व ग्राफ। देखिएगा गाइस, जो BH कर्व जो है वो 2 क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट किया जाता है। एक तो रहता है हमारे पास में फ्लक्स डेंसिटी और दूसरा रहता है हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था अभी भी रिसेंटली 2022 के एग्जामिनेशन में, कि जो है हमारा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया जाता है। तो एक्स एक्सिस पे जो है हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम लोग प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हमारा फ्लक्स डेंसिटी प्लॉट किया जाता है। तो इन सब में अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए हिस्टैरिसीस कर्व में काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसके लिए हमने सेशन ऑलरेडी डाल के रखा है, आप इसको जाके देखिएगा। इसमें आपको कोएसिविटी, रिटेंटिविटी क्या होता है, ठीक है, सैचुरेशन क्या होता है, ये आपको समझ में आएंगे। ये किस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो BH कर्व जो है फॉर्म होता है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा। इस सेशन को जाके डेफिनेटली देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगर आपको नहीं मिले तो आप डायरेक्टली BH कर्व इलेक्ट्रिकल MCQ डाल सकते हो और यूट्यूब पे आपको सर्च करके इसको वॉच भी कर सकते हो, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और A लेवल पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। अभी हमारे पास में एक साइड में लिस्ट है और एक साइड में दूसरी लिस्ट है, ठीक है। एक साइड में हमारे पास में रूट्स है, ठीक है, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। अब देखिए जीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, कब होता है जीटा इक्वल टू 0 होता है जब हमारे जो रूट्स है वो प्योरली इमेजिनरी रहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डैम्प्ड सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं डैम्प्ड सिस्टम, राइट। जीटा का वैल्यू 1 से 0 के बीच में कब लाई करता है, ठीक है, जब वो हमारे सिस्टम अंडर डैम्प्ड रहती है, जब हमारे रूट जो है कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट रहते हैं तब, राइट। जीटा का वैल्यू 1 कब रहता है, जब हम लोग उसको कहते हैं कि वो क्रिटिकली डैम्प है, जब हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड है, और हम लोग कह सकते हैं जब रूट्स है रियल और इक्वल रहते हैं तब हम लोग उसको कह सकते हैं। जीटा का वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 कब रहता है, जब हमारा जो ओवर डैम सिस्टम रहता है और रूट जो हमारे रियल और अनइक्वल रहते हैं। तो इसका जो मैच द पेयर हो जाएगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी। ये डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे बनते गए आपके आने वाले, ठीक है। इसी के साथ ये जो टेबल मेंशन करके रखा है जो सॉर्टेड है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और आपके नोट्स पे भी मेंशन कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज व्हाट, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास में एंड गेट है, ठीक है, एंड गेट है, एक हमारे पास में यहाँ पे और गेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास और गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमारे A और B, तो A और B का यहाँ पे इसका जो आउटपुट क्या आएगा A एंडेड विद B, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये हमारा किसको जा रहा है, इस और गेट को, ठीक है। तो हम लोग लिख लिया A एंडेड विद B। ये किसके साथ हो रहा है, और हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास और A के साथ। देखिए ये A जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन सब का जो आउटपुट है वो हमारा फिर से किसको जा रहा है, ठीक है। ये जो हमारा और किसके साथ हो रहा है, ये हमारे B के साथ हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं B,
ठीक है। यहाँ से b हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो a मल्टीप्लाइड बाय b ऑड विथ अ 1, ऑड विथ अ b, ठीक है, ऑड विथ अ b। तो ये जो वैल्यू होता है ये होता है हमारा 1, सिंपल है गाइस, ठीक है। तो a ऑड विथ अ b, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आपको बूलियन एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफिकेशन चार्ट है वो भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, उसको जाके अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ पे और लॉज, एंड लॉज, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज मैंने मेंशन करके रखे एक ही पेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, अ सेमीकंडक्टर हैव अ डैश कंडक्शन बैंड एंड अ डैश वैलेंस बैंड, ठीक है। सेमीकंडक्टर में जो है एक ऑलमोस्ट एम्प्टी जो है हमारी कंडक्शन बैंड रहती है और ऑलमोस्ट फिल जो है वैलेंस बैंड रहती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जामिनेशन में जो है सेमीकंडक्टर की आपको रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी आपको पूछी जा सकती है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी रहते हैं वो लाइक करती है बिटवीन 10⁻⁻5 से लेके 10⁻6 ओम पर मीटर, ओम मीटर से, ठीक है। वो पर मीटर नहीं, ओम मीटर ही रहता है इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू, ओके। ये आपको ध्यान में रखने का। और इसी के उल्टा जो होता है हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है हमारा, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव रहता है सेमीकंडक्टर का, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है गाइस। फेज और द फेज वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द लोड एलिमेंट आर 100 एट एन एंगल ऑफ 45 वोल्ट्स एंड 5 एट एन एंगल ऑफ 15 एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द इंपेडेंस एंड एडमिटेंस ऑफ द लोड। सिंपल है गाइस, वोल्टेज और करंट का वैल्यू मेंशन किया गया है। ये फॉर्म को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। तो Z इंपेडेंस निकालना पड़ेगा, Z क्या हो जाएगा V डिवाइड बाय I, ठीक है। वोल्टेज कितना है हमारे पास में 100 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाय करंट कितना है हमारे पास में 5 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा इसको डिवाइड होके, ठीक है। ये हमारा माइनस होता है एंगल्स में और यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, हो जाएगा 20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ओम्स, ठीक है। यहाँ पे 3 मत करके ना आंसर गलत हो जाएगा इस यहाँ पे, ओके। ये हो जाएगा हमारा इम्पिडेंस Z। इसी का एडमिटेंस होता है, क्योंकि इम्पिडेंस क्या होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस, ठीक है, 1/1। तो y क्या हो जाएगा 1/20 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये 1/20 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.05 एट एन एंगल ऑफ -30 डिग्री। जब भी हमारा डिग्री से न्यूमरेटर में चला जाता है तो हमारा माइनस साइन यहाँ पे लग जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगुलर और पोलर के जो क्वेश्चन है, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आते, तो इसका सेशन पे मैंने यूट्यूब पर डाल के रखा है, इसको भी आप वॉच करिएगा, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ पावर स्टेशन इज 1440 मेगावाट पर डे, मेगावाट आवर पर डे। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन इफ इट्स लोड फैक्टर इज 0.5। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको एक चीज़ बताने भी वाला होगा इस, ठीक है। लोड फैक्टर का जो रेशियो रहता है सबसे पहले तो, ठीक है, हमें क्या पूछा गया मैक्सिमम डिमांड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके पहले तो हमें लोड फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लोड फैक्टर होता है हमारा एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये ऑपरेशनल है पर्टिकुलर T आवर्स के लिए तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं T से, ठीक है। तो देखिए, तो जो हमारा फॉर 24 आवर्स के लिए जो एवरेज लोड, ठीक है, एवरेज लोड इंटू T कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 1440 या ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ओके। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम डिमांड रहेगा, ये जो मैक्सिमम डिमांड रहेगा वो कितना रहेगा 1440 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है। लोड फैक्टर कितना है हमारे पास में 0.5, ये लोड फैक्टर का वैल्यू हमारे पास 0.5 है, मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर करेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, ठीक है। और नीचे हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे फॉर T ऑपरेशनल आवर्स के लिए उसको मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 120 मेगावाट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इस कुछ सेशंस में आपको ज़बरदस्ती से रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे सेशन जो है एस्पिरेंट जो है, इससे काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो होते हैं हमारे साथ जो कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो सेशन है वो देखा नहीं था। और इसी पेपर में जो हमारा ट्रांसको का एग्जामिनेशन हुआ था, मैंने मेंशन जैसे कि यहाँ पे कि इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछ रहे थे और यही पूछा गया, ये प्रूवन रह चुका है। इसी सेशन के माध्यम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जो कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़ाए थे, जैसे रिजर्व कैपेसिटी वगैरह हो गया, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, इसके क्वेश्चन कैलकुलेशन के क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने सेशन नहीं देखा होगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ये सेशन का, अगर आप चाहते हो कि महाजिनको में आपका अच्छी तरीके से सिलेक्शन हो जाए। ये काफ़ी सेशन जो है अच्छी तरीके से आपको
वॉच करने रहते हैं, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इस तरीके से सेशंस आपको अलग अलग टॉपिक से चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर आपको नॉन टेक्निकल के लिए सेपरेटली प्रिपेयर करना है, जैसे मराठी के लिए, कॉन्ट्स के लिए और रीजनिंग के लिए, तो उसके भी हमारे कोर्सेज सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। कोचिफाई का आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसके साथ आप सेपरेट कोर्सेज को ज्वाइन करके प्रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस आई होप आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोजो है को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस सेशंस के माध्यम से आप अच्छी तरीके से इसको नॉलेज को भी गेन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।